नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। और आज हम भारतीय संविधान की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसको हमने लक्ष्मीकांत सीरीज़ नाम दिया है, इसमें हम 7वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और संविधान की अनुसूचियां देखेंगे और संविधान की अनुसूचियों से जुड़े प्रश्नों को कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपकी अनुसूचियाँ जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। पहला प्रावधान हमारा ये है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो मूलतः तो 8 अनुसूचियां थी भारत के संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है संविधान में। तो हम एक एक करके अनुसूचियों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहें इस वीडियो से, जिससे कि आपको अनुसूचियां जो हैं वो क्लियर हो जाएं। पहला क्या है? प्रथम अनुसूची, राज्यों के नाम और उसमें न्यायिक क्षेत्र और उनकी न्यायिक सीमाएं। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया कि संघ का नाम क्या होगा, राज्यों के नाम क्या होंगे और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके नाम क्या होंगे और उनका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, यानी संघ का न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक होगा, राज्य की जो न्यायिक क्षमता है, न्यायिक शक्ति है, वो कहाँ तक होगी, और यूनियन टेरिटरी, इनके बारे में जो प्रावधान है वो किस में है? प्रथम अनुसूची में, यानी अनुसूची 1 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन का जो नाम है वो प्रथम अनुसूची से आता है। उसके बाद दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची विभिन्न कार्यकारी अधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है, यानी जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो कि पोस्ट कोई होल्ड करते हैं पब्लिक की, यानी पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं, उनके द्वारा जो वेतन और भत्ते और उपलब्धियां ली जाती हैं, उनका प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। इसमें कौन कौन से हमारे पदाधिकारी आते हैं या ऑफिसर्स आते हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति, जिसको उपसभापति कहते हैं, वो सॉरी उपराष्ट्रपति कहते हैं, और गवर्नर। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी वेतन भत्ते, और कैग, और विभिन्न कुछ और हैं जैसे यूपीएससी वगैरह। ठीक है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो हमारा ये है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विभिन्न जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रारूप कैसा होगा और उस शपथ में क्या क्या प्रतिज्ञान होंगे, उसके बारे में तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में है। इनमें कौन कौन शामिल होता है? आपको देखो, एक बात इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है कि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो अनुच्छेद 60 के तहत होती है अलग से। तो ये प्रोविज़न काफ़ी बार आ जाता है, तो लोग राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन को भी टिक कर देते हैं सही में, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है अलग से शपथ लेता है आर्टिकल 60 के तहत। तो चौथी अनुसूची में जो लोग शामिल, वो सॉरी तीसरी अनुसूची में जो लोग शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? जैसे हम देख लेते हैं, मंत्री, ठीक है। उसके बाद संसद के सदस्य, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधायक, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो इसी तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग और इसी पैटर्न के अनुसार लेते हैं। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में आया था जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हुआ था सीएम का, तो काफ़ी चर्चा में कुछ मंत्रियों ने क्या किया था कि सीएम के नाम पे शपथ ले ली, किसी ने बाबा साहब के नाम पे शपथ ली। तो ये तीसरी अनुसूची जो है काफ़ी न्यूज़ में आई थी। तो इस बार ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि तीसरी अनुसूची जो वो है किस प्रोविज़न से संबंधित है। उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची जो है वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीटें राज्यों में किस हिसाब से बांटी जाएंगी और यूनियन टेरिटरी में किस हिसाब से बांटी जाएंगी, उसको हम कहते हैं चौथी अनुसूची के अकॉर्डिंग बांटी जाएंगी। ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा की सीटों के बारे में प्रोविज़न करता है, अनुच्छेद 80। उसके बाद हमारी जो 5वीं
अगली जो हमारी अनुसूची है वो है 5वीं अनुसूची। इसमें प्रावधान किया गया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनके प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जाएगा, यानी अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके क्षेत्रों में प्रशासन का स्वरूप क्या होगा, वह कौन तय करेगा, वह तय करेगा 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची हमारी ये है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन को किस हिसाब से चलाया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और ये आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रशासन है वो 5वीं अनुसूची में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये भी है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा यानी ATMM इनका जो प्रोविज़न है वो छठी अनुसूची में किया गया है। अगला नेक्स्ट हमारी जो अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची है। इसमें क्या प्रावधान है? 7वीं अनुसूची जो है जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर वाली अनुसूची भी कहते हैं, यानी इसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है। कि इसे कैसे हम समझ सकते हैं, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इसमें 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची है और राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, मूलतः इसमें 97 विषय थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखनी है। उसके बाद राज्यों के जो विषय हैं उनमें अभी वर्तमान में 61 विषय हैं और मूलतः कितने थे? 66 थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और पहले कितने थे? 47 विषय थे। इन विषयों का मतलब क्या होता है? इन विषयों का मतलब यह है कि संघ सरकार जो है वो कितने विषय पर कानून बना सकती है, तो वर्तमान में 100। राज्य सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है? वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची में यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कितने विषयों पर कानून बना सकती है? तो वह है 52। देखिए इनमें क्या होता है, और हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में है? वो हमारे केंद्र में निहित हैं। तो हमने देखा 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है और तीन सूचियाँ इसमें हैं पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद 8वीं जो अनुसूची है हमारी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? 8वीं अनुसूची जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, यानी आधिकारिक भाषाएं। वर्तमान में आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और मूलतः कितनी थी? मूलतः 14 भाषाएं ऐसी थीं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपको सबसे लास्ट में जो ऐड की गई हैं 3, उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बाद में जो 3 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं उनका नाम क्या है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो हमारा 9वीं अनुसूची, जिसको जोड़ा गया था प्रथम संशोधन के तहत। प्रथम संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें भू सुधार यानी लैंड रिफॉर्म जो किए गए थे आज़ादी के बाद, और जमींदारी उन्मूलन का जो प्रोविज़न किया गया था वो इस 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें भू सुधार, जमींदारी उन्मूलन और संसदीय कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता संसदीय कानूनों का, ऐसा प्रावधान किया गया था 9वीं अनुसूची में। लेकिन क्या हुआ कि एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून बनाए जाएंगे वह सभी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, क्योंकि संविधान की मूल भावना क्या है? संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर वह मौलिक अधिकारों का हनन करते हों या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हों। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था 1973 में केशवानंद भारती केस के द्वारा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस 1973। इसके द्वारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना जो है संविधान की वो 1973 के केशवानंद भारती केस के द्वारा आई थी। ठीक है, उसके बाद हम अगली जो अनुसूची है वह 10वीं अनुसूची है हमारी। 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है कि 52 में संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है ये एक्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985, ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई विधायकों ने क्या किया था? इस्तीफ़ा दे दिया था, कांग्रेस के 22 विधायकों ने। तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित जो प्रावधान है ये न्यूज़ में आया था, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि दल बदल का जो कानून है वो इसी अनुसूची में शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे 3, कि पहला ये अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है दल बदल कानून से। और इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया है, ये अभी हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के 22 विधायकों ने अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया था, तो उस कारण ये चर्चा में आया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची क्या है हमारी? 11वीं अनुसूची है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसके द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिनको हम ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण पंचायत, उनको इसमें शामिल किया गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यानी पंचायत को शामिल किया गया था 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इससे भी कई फैक्ट बनते हैं कि 73वें संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? वह संबंधित है पंचायतों से। और इसे कब जोड़ा गया था? 1992 में। और ये कौन सी अनुसूची में है? ये 11वीं अनुसूची में। उसके बाद अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है और लास्ट अनुसूची है 12वीं, इसको जोड़ा गया था 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें किसे शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है नगर पालिकाओं को। और तो इससे भी 2 फैक्ट बनते हैं कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से। इसको जोड़ा कब गया था? 1992 में। और कौन सी अनुसूची में है? ये 12वीं अनुसूची में है। पंचायतों के जो विषय हैं वो फिक्स किए गए हैं 29, और जो नगर पालिका हैं उनके विषय फिक्स किए गए हैं 18। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 29 विषय जो हैं वो पंचायतों के हैं, और नगर पालिकाओं के जो विषय हैं वो कितने हैं? वो 18 विषय हैं। तो हमने अनुसूचियों के बारे में लगभग सभी डिटेल डिस्कस की। आप इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में क्या होगा कि जब हमारी ये लक्ष्मीकांत की सीरीज़ समाप्त होगी तो संविधान से जुड़े प्रश्न उत्तरों की सीरीज़ चालू की जाएगी, जो कि जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।